अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मई जून 2024 और उसका वेरिएंट 41 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। बेटा मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मैं आपके साथ चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब एट 1 एटमॉस्फेरिक या 101 किलो पास्कल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, 1 मोल/dm³। ठीक है, तो एट 1 एटमॉस्फेरिक या 101 किलो पास्कल, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन एंड 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between metal and its ion in aqueous solution compared with standard hydrogen electrode। बेटा ठीक है, कहता है बी के पार्ट 1 में एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेट अप टू मेजर ई नॉट ऑफ द सिल्वर आयन और सिल्वर सॉलिड इलेक्ट्रोड, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। तो यानी वो एक तरफ एस एच ई बनाना है और एक तरफ सिल्वर और सिल्वर आयन का बनाना है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम यानी चीज़ों को लेबल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंक्लूड ऑल नेसेसरी सब्सटेंसेज, इट्स नॉट नेसेसरी स्टेट द कंडीशन, कंडीशंस के अलावा बाकी सब कुछ लेबल कर दो। तो यार मैं अगर जल्दी से इसको कर दूं, इससे ये देखिएगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अब ये मैंने क्या बना दिया, एक सेल बनाया, दूसरा सेल बनाया, यहाँ मैंने यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया। ठीक है, ऐसे यहाँ वोल्ट मीटर बना दिया, यहाँ मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड बना दिया। इधर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बेटा एक छादा सा बना है, यहाँ हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, यहाँ पर सिल्वर होना चाहिए, एक्वस सिल्वर आयन 1 मोलर होना चाहिए, ये प्लैटिनम होना चाहिए, ये एक्वस H+ आयन 1 मोलर होना चाहिए। इधर एक सॉल्ट ब्रिज बना दें बेटा, सॉल्ट ब्रिज बना दें बेटा। ठीक है, तो हो गया। बाकी उसने बोला कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस चाहो तो लिख दो 1 एटमॉस्फेयर एक और बना अपना अपना। आगे देखो क्या बोलता है, सेपरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप यूजिंग द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ठीक है, देन दैट यूज इन B1। देखो बेटा वैसे तो आपको पेपर में गिवन होता है, बट मुझे याद है तो सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सिल्वर और इसकी ई नॉट वैल्यू होती है 0.80 वोल्ट। ठीक है, वो कह रहा है एक नया सेटअप है जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो लोअर का मतलब 1 मोलर से कम है, यानी आपने सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, सही है, 1 मोलर से, ये मतलब है इसका लोअर। Suggest how the electrode potential E of silver ion electrode would change if E naught its E naught value, explain your answer। तो बेटा अगर आप सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीडेशन फेवर हो रही है। ऑक्सीडेशन फेवर का मतलब इट बिकम्स लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव। ठीक है, तो मैं, लेकिन इसने 1 मार्क का दिया, ये देख रहे हैं यहाँ। अब यहाँ 2 मार्क्स लिखने चाहिए, इसने 1 मार्क का दिया, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी है ना, लीचेटलेट प्रिंसिपल वाली। तो द ई नॉट ऑफ सिल्वर सॉलिड सिल्वर आयन will be less positive at lower concentration because equilibrium will shift to the left and oxidation is favored,
ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, डिफाइन द एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा स्टैंडर्ड का साइन भी लिखा हुआ है, ये भी सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है, आई होप आप सबको याद होगी। एंथैल्पी चेंज व्हेन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound या substance dissolved in large excess water under standard condition। सिंपल डेफिनेशन, आई होप टाइम ज़ाया नहीं करते, आगे चलते हैं। डी, सम रिलेवेंट एनर्जी चेंजेस फॉर सिल्वर नाइट्रेट आर शोन इन टेबल 4.1। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन दी हुई है, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, हाइड्रेशन ऑफ सिल्वर आयन दिया हुआ, हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन दिया हुआ। ठीक है, कंप्लीट द एनर्जी साइकिल फिगर 4.1 टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन lattice energy of sun, lattice and energy changes shown this include state symbols for all species। ठीक है, देखो बेटा ये आपको याद होगा हैबर साइकिल के अंदर, बॉर्न हैबर साइकिल के अंदर, दिस इज एनर्जी। ठीक है, वाई एक्सेस पे एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, तो जितने एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो अपवर्ड, जितने एक्सो हैं वो डाउनवर्ड। अब उसने लैटिस एनर्जी पूछी है, तो बेटा लैटिस एनर्जी का मतलब हो गया सिल्वर गैशियस, नाइट्रेट गैशियस, और ये एक्सोथर्मिक होता है तो ये नीचे साइन आएगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस। हो गया। अब यहां से इधर आएंगे दिस वन। ठीक है, ये हो जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेल्टा HSOL। ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये देखो, इसने इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन प्लस में दिया हुआ है, एंडोथर्मिक है, तो एरो ऊपर की तरफ आएगा, तो मैंने इसको ऊपर किया, ये आ जाएगा Ag पॉजिटिव एक्वस और NO3 एक्वस हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हाइड्रेशन दी हुई है, तो एक हाइड्रेशन पहले सिल्वर की ले लें, फिर एक हाइड्रेशन उसकी ले लें, और दोनों एक्सोथर्मिक हैं तो दोनों के एरो नीचे आएंगे। ठीक है, यानी एक में मैं लिख देता हूँ सिल्वर पॉजिटिव एक्वस, इसको एज इट इज ले लेता हूँ, NO3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, गैस, और इसमें ये हो जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और ये हो जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गई एनर्जी साइकिल। कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा √1 इज इक्वल टू √2, तो √1 आ रहा है ये, और ये आ जाएगा √2 आपका बेटा। ठीक है, तो वैल्यू देखो क्या क्या दी हुई है। सिल्वर आयन की दी हुई है -475, नाइट्रेट की दी हुई है -314, सॉल्यूशन की वैल्यू है 22.6 प्लस 22.6। लिखें बेटा, मैं साइकिल बना लेता हूँ, देखिए √1 -475 -314 इज इक्वल टू √2 डेल्टा H लैटिस प्लस 22.6। पहले मैं इसे कर लूँ, देखो ये क्या, 475 प्लस 314, ये आ गया -789 इज इक्वल टू डेल्टा H लैटिस प्लस 22.6। इसे वहाँ ले जाओ, -789 -22.6 डेल्टा H लैटिस आ जाएगा, तो +22.6 कर दो बेटा, ये आ गया मेरे पास 811। थैल्पी चेंज ऑफ लैटिस मेरे पास आ गया 811.6 किलो जूल पर मोल।
ये मेरा आंसर है, आप प्लीज अपना आंसर देखिएगा क्या आ रहा है आपका आंसर। मेरा आंसर तो यही आ रहा है। ठीक है, तो हमने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल बनाया सिंपल सा बेटा, उसके बाद सॉल्व कर लिया इसको। क्वेश्चन पार्ट ई पे आते हैं। सजेस्ट द ट्रेंड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ द मेटल नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। देखो बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम और रुबीडियम में सबसे छोटा रेडियस होगा मैग्नीशियम का, ठीक है। Mg2+ का रेडियस सबसे छोटा होगा, उसके बाद सोडियम का रेडियस, उसके बाद रुबीडियम का रेडियस, ठीक है। अच्छा, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये बात आपको पहले से पता है। दो फैक्टर, कौन से दो फैक्टर बेटा? एक रेडियस और एक चार्ज डेंसिटी पे। तो रेडियस जितना छोटा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतनी लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मोर एक्सोथर्मिक होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मोर एक्सो और लेस एक्सो में सबसे पहले बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और लीस्ट में होगी बेटा रुबीडियम की, ठीक है। तो रुबीडियम नाइट्रेट सबसे लीस्ट होना चाहिए, रेडियस बड़ा है। तो आपको ये बात पता है, वापस से कॉपी में देख लीजिएगा बेटा, कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर और चार्ज डेंसिटी के ऊपर। उसके बाद बीच में आप लिख देंगे सोडियम नाइट्रेट। अब जो कुछ मैंने कहा है उसे आप एक्सप्लेन कर दें बस, दैट्स इट। मतलब कि मैग्नीशियम का सबसे स्मॉलर रेडियस है और रुबिडियम का सबसे लार्जर रेडियस है, ठीक है। तो Mg2 पॉजिटिव आयन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस, ठीक है। Hence ionic bond formed will be stronger या strongest, ठीक है। ये हो गई बात। और रुबिडियम के लिए लिख लें बेटा, रुबिडियम आयन हैज लार्जेस्ट रेडियस, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट रेडियस होगा। और वाइल सोडियम आयन हैज smaller radius than rubidium ion but larger than magnesium 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो फिर द मैग्नीशियम आयन इज द स्मॉलेस्ट रेडियस, हेंस आयनिक बॉन्ड फॉर्म विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, consequently large amount of energy released, large amount of energy will be released. I hope सिंपल। अच्छा, वो जैसे ना ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, तो सही है। ट्रिकी क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया इसके अंदर कोई भी। पिछले वाले के अंदर वो थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन जो था वो सिर्फ उसके अंदर था, आई थिंक इक्वेशन के अंदर, बाकी तकरीबन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही थे। In aqueous solution, persulfate ion S2O8 2- react with iodide ion as shown in the reaction 1, ठीक है। The rate of reaction 1 is investigated, okay। A sample of S2O8 2- with the large excess of iodide ion। अच्छा, लार्ज एक्सेस का मतलब ये हो गया कि ये रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये यूं समझ ले, लार्ज एक्सेस का मतलब ये हो गया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आया। तो आपको याद होगा, मैंने आपको अलग से भी बताया था सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में, कि अगर आप कोई एक कॉन्सेंट्रेशन इतनी लार्ज अमाउंट में यूज करें किसी रिएक्टेंट की कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आए, तो हम कहते हैं कि उसका ऑर्डर जीरो है। हालांकि जीरो नहीं होता, बट हम उसको जीरो कहते हैं, दैट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हम उसको सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आप लेक्चर्स वापस से देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अ सैंपल ऑफ S2O8 2- इज मिक्स विद लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडाइड, इसका मतलब इस पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, सही है। रेट
doesn't depend, ठीक है। known concentration, the graph 5.1 shows the result obtained, ठीक है। यूज द फिगर 5.1 डिटरमाइन द इनिशियल रेट। देखो बेटा, जब भी इनिशियल रेट निकालना हो तो टाइम जीरो पे निकाला करो, वो हमेशा सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। शो योर वर्किंग। तो एक जीरो से यहाँ पे एक टेंजेंट खींचता हूं मैं, तो नहीं सही खींचा है या नहीं, आई थिंक सही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले लूँ, 50 है ना, तो 45 ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 45, ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.8, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है शो योर वर्किंग इनिशियल रेट बताओ। तो बेटा रेट कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.8, 0.8 डिवाइडेड बाय और 45, ये हो गया मेरा बेटा, दैट्स इट। तुम्हारा y अपॉन x करके मैंने निकाल लिया बेटा, y पे था 0.8, x पे था 45, 0.8 डिवाइडेड बाय 45, 0.017777777, बहुत लंबा जा रहा है सेवन पे, तो मैं इसे ले लेता हूँ 0.018 ले लेता हूँ, 0.018 आ गया, ठीक है। ये हो गई मेरी इनिशियल मोल पर डीएम क्यूब और पर मिनट्स के अंदर आ गया, दैट्स इट। एक टेंजेंट खींचा मैंने कहाँ से बेटा, जीरो से, जीरो वाले टाइम पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे, y अपॉन एक्स किया और ये मेरे पास आ गया इनिशियल रेट। The rate equation for reaction 1 is rate is equal to this, ठीक है। Suggest why the large excess iodide ion allows the rate constant to be determined from the half life in the investigation। अच्छा देखो वही बात हो गई ना, अगर तुम इसे इक्वेशन में लिखते भी हो तो कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो क्या हो जाएगी वन। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप उसका लार्ज अमाउंट ले भी रहे हैं और रेट कांस्टेंट के डिटरमाइंस के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो कंसिस्टेंट ही रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इज, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड रिमेन्स कांस्टेंट, तो नो इफेक्ट होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आपने बहुत लार्ज एक्सेस में यूज किया हुआ है बेटा। और आप अगर एक ही मार्क का दिया हुआ है, दो तीन मार्क होते तो हम लोग इसमें मजीद वो सूडो ऑर्डर का भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है, कि इससे कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आता है तो हम उससे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। बी पे आते हैं बेटा, द रिएक्शन ऑफ पर सल्फेट आयन विद आयोडाइड आयन इज कैटेलाइज्ड बाय आयरन 3 आयन, राइट टू इक्वेशन। डिटेल से हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये वाला कर चुके हैं बेटा, और यही वाली एग्जाम्पल कर चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली समझ लो या फॉर्चुनेटली समझ लो, जब भी ये कैटलिस्ट की इक्वेशन पूछता है हमेशा यही पूछता है, आयरन 2+ और 3+ वाली। तो बेटा सो सिंपल है, आपने इन रिएक्टेंट को गौर से देखा, ये रहा, पहले आयरन 2 को और आयरन 3 को इसके साथ फिर इसके साथ रिएक्ट कराओ, दैट्स इट, हो जाएगी बात, समझ में आ जाएगी। ये देखो फॉर एग्जांपल तुमने कहा आयरन 2 पॉजिटिव है, ठीक है, S2O8 नेगेटिव है, ये जा रहा है SO4 नेगेटिव, और साथ में हो जाएगा आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब ज़रा दोबारा देख लीजिए तो आसान है, माइनस ये हो जाएगी -8, -8, -2 इंटू, सॉरी सॉरी, S2O82 माइनस, बेटा ज़रा देखिएगा, S2O82 माइनस, फिर -2 इंटू 8 इज़ -16, यहाँ +14 आएगा, यानी एक पे आ जाएगा +7, और सल्फेट में ये +6 होता है, ठीक है, सल्फेट में ये +6 होता है। अब आप सोचो, एक सल्फर +7 है, +7 से +6 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो दो सल्फर हैं, दो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसका मतलब है आयरन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयरन 2+ आयरन 3+ में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो दो आयरन 2+ दो आयरन 3+ में जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए और दो इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब हमें से कैटलिस्ट है तो बेटा, अब आयरन 3+ आयन है,
आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, आयोडीन। अगेन वही, आयोडाइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बेटा एक आयरन 3+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 आयरन 3+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इक्वेशन समझ में आ गई होंगी आपको। तो मैंने इसकी, उसने बोला 2 इक्वेशंस बनाओ, 2 इक्वेशंस बना दी, क्लास से भी कई दफ़ा कर चुके हैं हम लोग ये। हम्म Describe the effect of an increase in temperature on the rate constant and rate of reaction. Both increases बेटा, rate constant सिर्फ temperature पर डिपेंड करता है, और जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, रेट भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो both rate of reaction and rate constant will increase with in with increase in temperature, with increase in temperature बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, इन एन एक्वस सोल्यूशन थायोसल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन एज शोन इन रिएक्शन 2, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H+ आइन, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है इसका और जीरो ऑर्डर है इसका, ठीक है, इससे जीरो ऑर्डर हो गया और इसका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है, रेट कांस्टेंट के, और रेट कांस्टेंट के आपको दे दिया उसने। कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ के लिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और अगर मेरे पास कहीं जगह हो, कहाँ है जगह, यहीं यहाँ लिख दूँ, ये देखिए बेटा, आई होप ये सब आपको याद होगा। जीरो के लिए टी हाफ बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2k के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के बराबर होता है। और बेटा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर होता है 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर और के बेटा, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो आप इसकी टी हाफ निकालें, और के आपको दिया हुआ है, तो बेटा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो 0.693 अपॉन के आपको दिया हुआ है 1.58 10⁻⁻²। लेट मी डू इट फॉर यू। 0.693 डिवाइडेड बाय 1.58 10⁻⁻², ये आ गया 43.86। 43.86 अगर आ रहा है, तो अगर मैं से 43.9 ले लूँ या रहने दूँ ऐसे ही, तो छोड़ो, क्या, तो ये मेरे पास आ गया। बेटा आप सबको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ की इक्वेशंस पता है, ठीक है। पार्ट ई पे आ रहा हूं बेटा। द कंपाउंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड कैन बी फॉर्म एज शोन इन रिएक्शन 3, ठीक है। द रेट is first order with respect to NO and first order with respect to Br2. The reaction mechanism has 2 steps. Suggest equation for the 2 steps of this mechanism, state which is the rate determining step. अच्छा, पहली बात तो ये बेटा कि ये वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा टेक्निक आनी चाहिए। बस एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि आप जब भी कोई मैकेनिज्म सजेस्ट करें तो उस मैकेनिज्म के स्टेप्स को मर्ज करने पर ओवरऑल इक्वेशन यही बननी चाहिए। वो आप किसी भी तरीके से बनाएं, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये वाला क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, शक्ल से भी नजर आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, अगर मैं इसका 1 मोल लूं NO और इसका 1 मोल लूं Br2 का, और इससे मैं अपना एक प्रोडक्ट बना लूं NOBr, ठीक है।
NOBR बना लिया। अब एक Br बचा हुआ है तो मैंने साथ में अलग से Br लिख दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको वापस रिएक्ट करवा दूंगा, ये देखिएगा NO प्लस Br। ये बहुत आसान है कंपैरेटिवली अदर, इसके मुश्किल मुश्किल सवाल भी होते हैं, ठीक है। NOBR, आप गौर से देखें, अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाऊं तो ये यही चीज बन जाएगी दोबारा, वो जो ऊपर वाली इक्वेशन है। तो बस एक थोड़ा सा ख्याल रखना होता है जब आप मैकेनिज्म सजेस्ट कर रहे हो, तो जब आप दो इक्वेशंस को मर्ज कर रहे हो बेटा, तो आप हमेशा कोशिश करनी, ये ख्याल रखेंगे दिमाग में कि यार ओवरऑल इक्वेशन वही होनी चाहिए जो शुरू में थी, सही है। अब इन दोनों को अगर आप कैंसिल आउट करें, देखें आप, वही वाली इक्वेशन ऊपर वाली वापस बन जाएगी। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है या स्टोवेज स्टेप क्या होता है बेटा, जिसमें वो दोनों चीजें हो जो रेट इक्वेशन के अंदर हो, पहली बात, या फिर उनका प्रोडक्ट हो। अब मसला ये है कि अगर आप स्टेप वन को देखें तो स्टेप वन में NO भी है, Br2 भी है, और दोनों के वन वन मोल दिए हुए हैं और दोनों फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर हैं। इसका मतलब है स्टेप वन इज कंसिस्टेंट विद रेट इक्वेशन। अगर ये बोलता कि वाई, तो हम बोलते बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट विद रेट इक्वेशन। क्या मतलब, जब आप इसकी रेट इक्वेशन बनाते तो रेट इक्वेशन होती K कंसंट्रेशन ऑफ NO कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ऐसे होती है ना, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर, तो कंसंट्रेशन की पावर वन वन है क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर है, दैट्स इट। आई होप ये आसान सवाल था कंपैरेटिवली, लेकिन इसके ट्रिकी सवाल होते हैं जब वो मैकेनिज्म वाले सवाल पूछता है, तो जरा ख्याल रखिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा बेटा उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द पार्टीशन कोफिशिएंट। डेफिनेशन पूछ रहा है, आई होप डेफिनेशन आप लोगों को आती होगी बेटा। इट इज रेशियो ऑफ concentration of solute between two immiscible solvents, ठीक है। The partition coefficient Kpc for a compound X between carbon disulfide, ये नॉन पोलर हो गया, एंड वाटर इज 10.5। अच्छा, Kpc दे दिया आपको 1.85 ग्राम X डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, एंड मेड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। फिर 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन, 40 with 25 centimeter cube of carbon disulfide. The mixture is left to reach equilibrium. Calculate the mass of X in gram extracted into CS2 layer. ओके, तो मेरा ख्याल है ये 2 मार्क्स का आसान सा सवाल है, उन्होंने एक और दे दिया आपको। यहाँ देखिए 1.8 ग्राम को 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया और उसके बाद उसके 40 सेंटीमीटर क्यूब लिया, तो पहले 40 सेंटीमीटर क्यूब में एक्स निकाल लेता हूँ। 1.85 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपने 40 सेंटीमीटर क्यूब मिक्स किया, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब में एक्स का ग्राम निकाल लेता हूँ पहले। आप खुद भी निकालें बेटा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 1.85 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा। ये आ गया मेरे पास 0.74। इसका मतलब ये हो गया 0.74 ग्राम होगा इन 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं। देखो बेटा, Kpc बराबर होना चाहिए X इन कार्बन डाइसल्फाइड और X इन वाटर, ठीक है, नॉन पोलर अपॉन पोलर। Kpc आपको दिया हुआ है 10.5, ठीक है, Kpc आपको दिया हुआ उसने 10.5। 10.5 इज इक्वल टू मास ऑफ X इन CS2 ना, तो मैं उसे X ले लेता हूं। लेयर कितनी की है बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब की, डिवाइडेड बाय नीचे कितनी थी 0.74, इसमें से जो X चली गई वो मैं माइनस कर देता हूं। लेयर कितने की है बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं इसको,
अब देखिएगा मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 10.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 25 इंटू 40 अपॉन 0.74 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पहले x निकाल लेता हूं बेटा। पहले मैं जरा इसको सॉल्व कर लूं। देखिए मैं कर क्या रहा हूं। ये मैंने कहा 10.5 इंटू 25, पहले तो ये हो गया मेरे पास 25, ये 262 ठीक है। और ये हो जाएगा 262 ना, एक मिनट। सही है। मैंने इसको मैं पहले सब 25 इंटू 0.74 आसान कर दूं इसको मैं पहले 18.5, 18.5 और उसके बाद ये हो जाएगा 10.5 इज इक्वल टू 40x अपॉन ये हो जाएगा 18.5 माइनस 25x नाउ मल्टीप्लाई बाय 10.5 194 ये हो जाएगा 194.25 माइनस 25 इंटू 25 इंटू 10.5। मुझे यकीन है आपने मुझसे पहले कर लिया होगा। ये हो गया 262.5x इज इक्वल टू 40x हो गया। सही है बेटा। ये मैंने किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 262 को वहाँ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 194.25 इज इक्वल टू 40x, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 262.5x। ये करूँ मैं ज़रा प्लस 40, ये हो जाएगा 302x 194.25 ठीक है। x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 194.25 डिवाइडेड बाय 302। 194.25 divided by my answer is equal to 0.642 बेटा। मेरे पास आंसर आ गया 0.642 ग्राम इज द आंसर। आई होप यही आंसर होना चाहिए ठीक है। तो ये हो गया पार्टीशन कोफिशिएंट का सवाल, छोटा सा बेटा। नेक्स्ट देखें। B. The compound C6H6 has many structure isomer. Four suggested structures of C6H6 are shown in figure 6.1. Kekulé का बेंजीन, दीवार बेंजीन, लेडेनबर्ग बेंजीन और डीलोकलाइज्ड बेंजीन। ओके, एक्चुअली चल तो यही दो रहे हैं, केक्यूल का और इसका सबसे बेस्ट था। बाकी लोगों का जो है वो सही नहीं था क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। Using figure 6.1, complete the table 6.1, predict the number of carbon atoms that have sp, sp2 and sp3 hybridization। ठीक है बेटा, हो जाएगा। सबसे पहले केक्यूल बेंजीन में बेटा हर कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है। चेक कर ले, सारे कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बनाए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हैं वो सब के सब sp2 हैं ठीक है केक्यूल में। तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। दैट्स इट। दीवार बेंजीन में देखिए बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल, यानी कि एक एक पाई बॉन्ड है इसमें। तो 4 sp2 हो गए ठीक है बेटा। और ये सिंगल सिंगल है तो 2 sp3 हो गए बेटा। और sp हाइब्रिडाइज अभी भी कोई नहीं होगा क्योंकि वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से होता है ठीक है। उसके बाद लेडेनबर्ग बेंजीन में चेक करें बेटा, सारे के सारे ही देखो 1 2 3 4 5 6 सब के सब सिंगल बॉन्डेड है, किसी में डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो बेटा अनहाइब्रिड छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि 6 के 6 होंगे, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है।
डिस्क्राइब द शेप ऑफ delocalized बेंजीन, इंक्लूड ज्योमेट्री, ठीक है, ईच कार्बन सी सी और सी एच बॉन्ड एंगल एंड टाइप ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। यानी उसे डीलोकलाइज बेंजीन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसमें सबसे पहले भी बोल सकते हैं बेटा ज्योमेट्री बतानी है तो इट इज प्लानर with all bond angles of 120 डिग्री, ठीक है। 6 sigma bonds between carbon carbon and 3 pi bonds between carbon carbon, while 6 sigma bonds between कार्बन एंड हाइड्रोजन। हो गए, सब कुछ ही तो बता दिया। आगे देखो, सजेस्ट व्हाई दीवार बेंजीन एंड लेडेनबर्ग बेंजीन आर अनस्टेबल आइसोमर। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात याद रखिए, वो तो बहुत बड़ी डिटेल है, मतलब बहुत अरसे तक बेंजीन का स्ट्रक्चर अंडर डिस्कशन रहा था, बहुत अरसे तक, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, बेंजीन का। फिर आपको याद होगा मेरा जो ऑर्गेनिक का लेक्चर है, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग बेंजीन के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि यार बेंजीन में को समझने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत की गई थी। शुरू में हर बंदे ने अपने अपना ख्याल जाहिर किया था, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर था वो ये डीलोकलाइज्ड वाला स्ट्रक्चर था, जिसे माना भी गया और जिसे आज तक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वाला था, फिर स्टेबिलिटी वाली बात थी। तो ये यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दो स्ट्रक्चर जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसके अंदर बेंजीन की स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब ये जो बॉन्ड है, इसके जो बॉन्ड एंगल है वो अनस्टेबल है। देखो बॉन्ड एंगल कब बनते हैं, वेस्पर थ्योरी क्या कहता है कि जब रिपल्जन्स होती है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर की, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बॉन्ड रहते हैं। अगर बॉन्ड्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ना रहें तो वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, सही है। और इस अनस्टेबिलिटी को या इस इनस्टेबिलिटी को केमिस्ट्री में कहा जाता है बॉन्ड स्ट्रेन्स, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेन का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप सजेस्ट करें कि ये अनस्टेबल क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेन बेटा, बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेन्स, which is not energetically, which is not energetically stable, ठीक है। तो वो स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू द अदर टू। बाकी उसकी स्टेबिलिटी, डीलोकलाइजेशन वाली स्टेबिलिटी हमने अपने लेक्चर्स के अंदर, बेंजीन वाले लेक्चर्स में जो सबसे शुरू में था बेटा, बहुत डिटेल से पढ़ी है। Complete the table 6.2. Predict the number of peaks in proton spectrum for the Dewar benzene, Ladenburg benzene and delocalized benzene. Okay बेटा, सबसे पहले डिवार बेंजीन को देख लेते हैं। किधर गया ये, मैंने गंदा कर दिया तो मैं पहले इसको साफ कर दूं। यहाँ देखिएगा बेटा, ओके, यहाँ ज़रा चेक कीजिएगा। ये हो गए एक टाइप का, ये हो गया एक टाइप का, सही, दोनों सेम टाइप के हैं, और ये दोनों सेम टाइप के हैं।
तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो टोटल कितनी टाइप के प्रोटॉन्स हो गए इसके अंदर बेटा? 1। तो ये 1 1 एक जैसे हैं, तो टोटल 2 टाइप्स के प्रोटॉन हो गए इसके अंदर। अब लेडेनबर्ग बेंजीन में चेक कर लेते हैं बेटा, कहाँ गया, ये रहा। आप सब सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच है, सब एक जैसे हैं बेटा सारे। तो ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। और डीलोकलाइज बेंजीन में तो है ही 1 सारे सेम। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड नेचर्स आर सेम बेटा, 1 एक ही टाइप के प्रोटॉन है। और वैसे भी फंक्शनल ग्रुप में प्रोटॉन जो है हम उन्हें सेम टाइप में कंसीडर करते हैं, एक ही। तो बेंजीन इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रोटॉन एनएमआर में इसकी 2 पीक, इसकी एक बननी चाहिए। एफ पे आते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनाइल इथेनॉल विद 1,4-dibromobutane in the presence of FeBr3 is shown in figure 6.2। एक ठीक है, उसने बात बोला द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो जैसे अल्काइलेशन होती है वैसे है। तो बहुत सिंपल सी है, यहाँ देखो एक बी आर हटाया इसने, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन के साथ लगा दिया इसको। आगे देखो क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बेटा बी आर CH2 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 Br प्लस FeBr3 के साथ बना लेगा FeBr4 नेगेटिव, और साथ में आपका इलेक्ट्रोफाइल Br CH2 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 प्लस बेटा। Complete the mechanism in the figure 6.3. The reaction phenyl ethanol with this ion include all relevant curly arrows charges, draw the structure of organic intermediate। So simple। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, ये इधर जाएगा बेटा। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे लगाया है, 3rd पोजीशन पे लगाया, तो इसका मतलब है चांद तारे का ख्याल रखेंगे हम लोग। लुक एट हियर, ओके, खूबसूरत बन रहा है ये आज पहली बार। ओके, ये हो गया। हम्म, ओ और दिस वन। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ लगाया है, हाँ, ये देखें, यहाँ आपने लगाया CH2 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 CH2Br, इधर हो जाएगा H, एडजेसेंट पोजीशन से एडजेसेंट पोजीशन तक ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, यहाँ हो जाएगा H प्लस आइन। हो गया डन। तो ये अल्काइलेशन वाला काम है, बस थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। नेक्स्ट देखें, द रिएक्शन शोन इन फिगर 6.2 फॉर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ 2 बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक Y दे दिया और एक Z दे दिया। Suggest the structure for Y and Z in the boxes in figure 6.4। ओके, 6.4। Y और Z बताने हमें बेटा, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, Y के अंदर आप चेक करें 20 कार्बन है, ठीक है, और Z के अंदर 12 कार्बन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पहले सुनिएगा जरा गौर से देखिए। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 6 7 8, इसमें 8 कार्बन। एक बात हो गई, यहाँ देखिएगा 8 कार्बन ये थे, 9 10 11 12, इसमें 12 कार्बन। अब आप चेक करें, उसने एक जगह 12 दिया हुआ है और एक जगह 20 दिया हुआ है, यानी कि मजीद उसमें कोई चीज़ ऐड की है, और इसके अंदर क्या किया उसने, 12 ही कार्बन है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ समझा सकूं तो ज़रा देखिएगा, लुक एट हियर, पॉसिबिलिटी बताता हूँ, ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये एक चीज़ है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ लगेगा, यहाँ देखिएगा बेटा, अभी आप ये लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बी आर
और से देखिएगा, ये बी आर FeBr3 से रिएक्ट करे बेटा और ये बना ले। ये देखिएगा 1 2 3 4, सही है। और साथ में FeBr4 नेगेटिव बना ले। अब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाए, मतलब ये जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ, ये देखो ये बना। अब ये रिएक्ट कर जाए किसके साथ, जरा गौर से देखिएगा बेटा, आपके रिएक्टेंट के साथ। आपका रिएक्टेंट क्या था, ये देखें, देखिए वो जो रिएक्टेंट आपका था इसके साथ रिएक्ट कर जाए, तो ये वही इलेक्ट्रोफाइल हो गया पूरा। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करे तो ये क्या बनाएगा बेटा, इसी तरह का एक और, ये देखिए मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखिए नजर आ रहा है ना आपको, लॉकेट है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए ये बना, देखते जाएं, 1 2 3 4। और अब देखिए ये आपने जोड़ा इधर, ये देखिए लॉकेट है। अब आप गौर से देखें, इसमें 8 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो 8 और 8 16, और बीच में 4 कार्बन है, 20 हो गए। 20 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन है। और से देखें 20 कार्बन 2 ऑक्सीजन, बाकी आप हाइड्रोजन गिन लें वही होंगे। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, ये तुम्हारा बन गया वाई। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। अब जरा दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, ये हो गई एक वाई कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बी आर हटे और वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बन के रिएक्टेंट बने, और फिर वो वापस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके ये बना। ये आपका रिएक्टेंट था, ठीक है। तो जरा टिपिकल है। एक पॉसिबिलिटी और है, ये वाला कंपाउंड, और से देखिएगा ये वाला कंपाउंड इसी के साथ बेंजीन में, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, अपने ही बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे लगा दे, फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, ये देखिए ये वाकई ट्रिकी सवाल है, आप कह सकते हैं ट्रिकी सवाल। लुक एट इट, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, और इसके बाद आपने इसको जोड़ दिया इसके साथ। लुक एट इट, यानी इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करने के बजाय वो जो साइड चेन का इलेक्ट्रोफाइल बना था वो अपने ही रिंग के साथ रिएक्ट कर जाए, तो ये बन जाएगा। अब चेक करें, देखें भाई इस कार्बन में टोटल कितने, इस वाले रिएक्टेंट में टोटल कितने कार्बन थे, 8 थे। और आपने इसके साथ जो जोड़ा है वो कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, 8 और 4 12। 12 कार्बन एक ऑक्सीजन, ये देखें बेटा 12 कार्बन एक ऑक्सीजन है, तो ये आपका हो जाएगा Z। समझ में आई, ये हो गया आपका Y, ये हो गया आपका Z बेटा। तो आई होप मेरी डिस्कशन में आपको बात समझ में आ गई होगी, यस और नो। ये थोड़ा इस पूरे क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा ट्रिकी था। अगर आप इसमें कहीं फंसे थे तो बिल्कुल सही फंसे थे बेटा, कोई बात नहीं। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा बेटा। इंशाल्लाह एक और डिस्कशन लेक्चर में इस पूरे पेपर को ख़त्म कर दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।